गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम अगेन। आज हम लोग उत्सर्जी तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। और यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, एक नेफ्रॉन की संरचना क्या होती है। और इस डायग्राम में आप नेफ्रॉन की अल्ट्रा संरचना देख रहे हैं। ये जैसे देखिए, ये किडनी का आउटलाइन है ना। ये बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर वाला मेडुला कहलाता है, यहाँ वाला है ना। यहाँ पर देखिए मेडुला और कॉर्टेक्स का जंक्शन है, इसके ऊपर ये बोमेन कैप्सूल और मैल्पिजियन बॉडी ये सब लगा हुआ है। ये फिर यहाँ से मैल्पिजियन बॉडी से ये क्या कहते हैं, यूरिनरी डक्ट आया जो आगे चल करके पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट वगैरह में शामिल हो जाएगा। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द एनाटॉमी, अल्ट्रा एनाटॉमी ऑफ द नेफ्रॉन। आज हम ये देखते हैं कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस, मतलब ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होता है और ब्लड के फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया द्वारा मूत्र का निर्माण कैसे होता है, यूरिन कैसे फॉर्म होता है, और उसी यूरिन के रूप में जितने उत्सर्जी अवांछित पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर की तरफ बाहर जाते हैं, मतलब they are eliminated from the body. All the unwanted and harmful substances like urea and other nitrogenous products, they are excreted out. So this process executes the filtration of excretory products from our own blood. होता क्या है कि जब मेटाबॉलिज्म की क्रिया होगी, पर्टिकुलरली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसे बनेंगे विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। आई हैव टोल्ड यू ऑल अर्लियर इन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम लेक्चर। तो उसमें हमने आपको बताया था कि ये सारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये ब्लड में से फिल्टर होता है और फिल्टर होकर के फिर शरीर से बाहर निकलता है। ऑल फिल्टर्ड आउट नाइट्रोजन वेस्ट आर रिलीज्ड थ्रू द यूरिन। सारा का सारा जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो यूरिन के जरिए शरीर से मुक्त किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन दैट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी ग्लोमेरुलस में होने वाली निस्पंदन, निस्यंदन या फिल्ट्रेशन आप समझते हो उसकी क्रिया। फिर रीएब्जॉर्प्शन यानी पुनर्अवशोषण की क्रिया, ये क्यों होती है, और कुछ सिक्रीशन होता है। यूरिन जब फाइनली निकल रहा होता है तो उस समय कुछ चीजें यूरिन में सिक्रीट की जाती हैं। तो ये 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जिसके बाद की यूरिन का फॉर्मेशन होता है, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और फिर हमारे शरीर से बाहर जाता है। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। सो दिस इज द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का एक बहुत ही सिंप्लीफाइड व्यू है, ठीक है। अभी तक आपने जो संरचना देखी है उसी को आप फिर दोबारा से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक डायग्रामेटिक व्यू है। तो होता क्या है कि यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल गया खून लेकर के, ये आप देख रहे हो ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस में इनका फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन के बाद जो बचा खुचा खून है वो फिल्टर होने के पश्चात जो बचा हुआ खून है वो इस मार्ग से जा रहा है, ठीक है ना। जो बचा हुआ खून है वो इस मार्ग से जा रहा है जो अपना इफरेंट आर्ट्रियोल में। और यहाँ जो भी क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन के पश्चात जो फिल्ट्रेट बना वो फिल्ट्रेट फिर रीनल ट्यूब्यूल में आगे जाता है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर जब छनने की प्रक्रिया हुई ना तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस भी छन गए जिनकी शरीर को आवश्यकता है, मतलब मैक्सिमम प्लाज्मा उसमें चला गया जिसमें सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स थे ना, कम शुगर था, प्रोटीन था, फैटी, सारे के सारे जो है फिल्टर आउट हो गए। अब वो फिल्टर आउट हो गए तो हमारे शरीर में तो कुछ बचेगा ही नहीं। फिर इस ब्लड में बेसिकली क्या बचता है कि जो ब्लड सेल्स हैं, रक्त के कोशिकाएं होती हैं, ब्लड कार्ड सेल्स होते हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं, वो बचती हैं और कुछ बड़े आकार के प्रोटीन बच जाते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्लड इज फिल्टर्ड आउट। तो इसको जाहिर सी बात है कि फिर से अगर अवशोषित करके फिर से खून में नहीं लाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो यहाँ जो फिल्ट्रेट जो आया था, ये फिल्ट्रेट पुनः इसमें अवशोषित होकर के, यानी कि जो ब्लड इफरेंट आर्टरियोल के जरिए नेफ्रॉन से निकला था, उसमें फिर ये रीअब्जॉर्ब होकर के वो पदार्थ जिनकी आवश्यकता है, जो अवांछित पदार्थ यहीं छोड़ दिए जाएंगे, जो जरूरी पदार्थ है ये पुनः इनका अवशोषण होगा। इसको हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, पुनर्अवशोषण कहते हैं। फिल्टर हुआ, फिल्टर के बाद पुनः अवशोषण हुआ। फिर तीसरी चीज क्या होती है कि यहाँ से कुछ चीजें रिलीज भी की जाती हैं, और सब कुछ निकलने के बाद, मतलब फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन के बाद रीअब्जॉर्प्शन हुआ और सिक्रीशन, उसके बाद ये रीनल वेन के जरिए फिर क्या होगा, फाइनली सारे रीनल वेन मिलकर के यूरेटर बनाएंगे और वो कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, फिर वहां से बाहर जाएगा। सो ये जो अमाउंट फिल्टर होता है वो एफ हुआ, मान लीजिए जितना अमाउंट उसमें से रीअब्जॉर्ब हो गया, तो जाहिर सी बात है कि फिल्टर में मान लीजिए 100 ml आया था, 100 ml में से मान लीजिए 20 ml रीअब्जॉर्ब हो गया, तो बचे 80 ml। 80 ml के बाद मान लीजिए कि 5 ml उसमें से सिक्रीट और कर दी गई चीजें, तो कुल मिलाकर के 85 ml हो जाएगा। तो कहानी इसी प्रकार की रहती है कि द ब्लड इज फर्स्ट फिल्टर्ड, then the compulsory part of the blood is again reabsorbed from the filtrate, and some other molecules are secreted in the renal tubule। ये secrete किया जाता है और secrete करने के बाद finally it makes the urine। तो अब देखिए ये simplified view अपन ने देख लिया, आगे क्यों नहीं जा रहा यार। Now द फंक्शनिंग ऑफ, फंक्शनिंग कैसे होती है, देखिए फर्स्ट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन, और ये आगे देखिए ये ग्लोमेरुलस में होता है। फिल्ट्रेशन की क्रिया कहाँ होती है, दैट टेक्स प्लेस इन ग्लोमेरुलस, आपने देख लिया। फिल्ट्रेशन जो मेम्ब्रेन का होता है ग्लोमेरुलस में, उसमें 3 प्रकार के प्रेशर होते हैं जो फिल्ट्रेशन प्रेशर जनरेट करते हैं। मान लीजिए कोई चीज आप छान रहे हैं, तो क्या करते हो, किसी कपड़े में या छन्नी में जब कोई चीज डालते हो तो छन्ने के दौरान क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण की क्रिया होती है, उसको नीचे फिल्टर करती है। वहां गुरुत्वाकर्षण इतना काम करेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, वहां कुछ ऐसे प्रेशर जनरेट करने पड़ेंगे दैट विल लीड टू द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। तो उसमें 3 प्रकार के प्रेशर होते हैं, प्रेशर जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से कि फिल्ट्रेशन या निस्यंदन की क्रिया होती है ग्लोमेरुलस में। एक कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसे हमारे ब्लड प्रेशर जिसको आप कहते हैं ना कि ब्लड कैपिलरीज में प्रेशर होता है, तो ब्लड का अपना एक प्रेशर होता है अंदर, ब्लड की उपस्थिति के कारण अंदर एक दाब रहता है, तो वो है ब्लड का जल स्थैतिक दाब जो एफरेंट आर्टरियोल से वहां तक पहुंचा है। फिर क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कि रक्त जो ब्लड में होता है, रक्त जो नलिकाओं में होता है, उस रक्त में क्या होता है, बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स और बड़े आकार के प्रोटीन और दूसरी चीजें होती हैं, तो वो सारा एक कोलाइडल एक पार्ट होता है ब्लड का, और उस कोलाइडल पार्ट की वजह से क्या होता है कि उसमें एक परासरण दाब उसका होता है, उसमें उसका एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसको हम कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो अंदर की चीज को बाहर नहीं जाने देगा। मतलब बेसिकली दिस कोलाइडल प्रेशर एक्चुअली चेक्स द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कि मान लीजिए ये एक क्या के सेल है, सेल के अंदर क्या है कि मान लीजिए ये कोई ऐसा कोलाइडी सॉल्यूशन ऐसे भरा हुआ, कोलाइड्स भरा हुआ है। अब कोलाइड्स बनने के कारण क्या होगा कि इसमें बाहर के पदार्थ पानी के को ये क्या करेगा, पानी को अंदर खींचने की प्रवृत्ति होगी इस कोलाइड की वजह से, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो गया, तो इसकी प्रवृत्ति हमेशा अंदर खींचने की होगी। उसी प्रकार से जब रक्त नलिका के अंदर जो कोलाइडल पार्ट होता है उसका, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स या बड़े आकार के प्रोटीन, एल्बुमिन खासतौर से, या ब्लड सेल्स होते हैं, ये इनका जो कोलाइडल प्रेशर होता है ना, वो एक्चुअली ब्लड को छनने नहीं देता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति होती है कि और पानी अंदर आना चाहिए, है ना। इस वजह से क्या होता है कि ब्लड को छनने नहीं देता, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और तीसरा होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो बोमेन कैप्सूल का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। तो ये 3 तरह के प्रेशर मिल करके एक फिल्ट्रेशन प्रेशर जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से कि फिल्ट्रेशन या निस्यंदन क्रिया होती है। ठीक है,
तो देखिए फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन ये तो हम बता चुके ऑलमोस्ट कि एफरेंट आर्टरियोल है, ये ग्लोमेरुलस, यहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर ब्लड से कुछ सीक्रेट होकर के यूरिनरी ये नेफ्रॉन के टिब्यूल्स में आ रहा है, नेफ्रॉन के टिब्यूल्स यूं जा करके ऐसे जा रहे हैं और जाने के पश्चात क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू फाइनली ब्लैडर और बाहर चले जाते हैं। ये प्रक्रिया हम आपको बता के ये देखिए नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के अंदर क्या है कि कैपिलरीज आर फेनेस्ट्रेटेड, कैपिलरी के अंदर जो होती है छिद्र युक्त होती है, जो ये देखिए ये बोमेन कैप्सूल का ये पार्ट है। बोमेन कैप्सूल के आगे ये वाला पार्ट जो देखिए ना, ये ग्लोमेरुलस का पार्ट है, इसके अंदर छिद्र है। यहाँ पर ये बेसल लेमिना है। बेसल लेमिना के बाद क्या है कि ये कोशिकाएं बोमेन कैप्सूल की हैं। जैसे आप देखिए ये क्या है, ये बोमेन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस का ये वाला पार्ट जो है ना, यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें देखिए मतलब कहने का मतलब ये है कि ये छिद्र युक्त है। और ये जो पोडोसाइट्स हैं, देखिए कहीं लिखा होगा पोडोसाइट्स, हाँ ये जो कोशिकाएं हैं ना, दीज आर कॉल्ड पोडोसाइट्स। ये पोडोसाइट्स हैं विथ पेडिसल। इसमें पोडोसाइट्स और पेडिसल वगैरह होता है के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि जब ब्लड यहाँ पर आता है, आने के बाद इन नलिकाओं में गुजरता है, तो इस प्रकार की जो फेनेस्ट्रेटेड संरचना होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि खून निकल करके और फिल्टर्ड मटेरियल इन छिद्रों के द्वारा बाहर जाता है। ये देखिए ये थोड़ा सा और दूसरा डायग्राम है कि ये पोडोसाइट्स बने हुए हैं, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, इसमें पोडोसाइट्स हैं। इसके जरिए क्या होगा कि ब्लड जो है निकल करके बाहर आएंगे। ठीक है, ये बीच में मेसेंजियल सेल पाया जाता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है, इसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये जो बोमेन कैप्सूल है और जो ग्लोमेरुलस है, इसके बीच में पाया जाता है। तो ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इस प्रकार का होता है, ये छिद्र युक्त होता है। फिर इसमें बैरियर्स, मेसेंजियल सेल जो है वो ब्लड के फ्लो को अल्टर, मेसेंजियल सेल आपने देखा था। मेसेंजियल सेल बेसिकली जो है ये मैक्रोफेजेज हैं जो किडनी में पाए जाते हैं, नेफ्रॉन से पाए जाते हैं, और इनका एक काम तो ये होता है कि वहां पर उनकी मौजूदगी से, मेसेंजियल सेल आपने पिछले स्लाइड में देखा था कि उसकी मौजूदगी से ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन बदल सकता है। दूसरी बात ये होता है कि मैसेंजियल सेल्स जो होते हैं, दे आर द फैगोसाइटिक सेल्स, कि अगर मान लीजिए वहां पर कोई ऐसे कोई माइक्रोब्स आ गए या कोई ऐसे सूक्ष्म जीवी आ गए या कोई ऐसे पदार्थ आ गए अवांछित प्रकार के, उनको ये फैगोसाइटोसिस उसकी कर सकते हैं, उसका भक्षण भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये होता है कि बेसल लेमिना जो है ये फिल्ट्रेशन को अल्टर करता है। इसमें नेगेटिवली चार्ज, बेसल लेमिना में क्या होता है कि नेगेटिवली चार्ज ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो फिल्ट्रेशन की गति को प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर नेगेटिवली चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिवली चार्ज आयन को उधर आने से ये रोकेगा। तो ये नेगेटिवली चार्ज जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं इसको आने नहीं देता है। अधिकतर जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटोनोइड आयन के रूप में होते हैं और नेगेटिवली चार्ज ही होते हैं, और जो पोडोसाइट्स जो होता है वो फाइनल बैरियर होता है जो फिल्ट्रेशन स्लिट, दरार का काम करता है, और इसकी वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ देखिए अब जो हम देखें इसका कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे जनरेट होता है। तो ये देखिए एफरेंट आर्ट्रियोल है। एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ऑब्वियस सी बात है, आप देख रहे हो थोड़ा ज्यादा है और इसका कम है। तो जब ज्यादा डायमीटर है इसका मतलब ज्यादा मात्रा में यहाँ फ्लूइड जाएगा। जब ज्यादा मात्रा में फ्लूइड जाएगा तो बॉयल्स का नियम कहता है कि जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो ये ज्यादा प्रेशर यहाँ पर जनरेट होगा। तो अब यहाँ भी ब्लड ही है और ब्लड फिल्टर होकर के फाइनली इस बोमेन कैप्सूल के जरिए इधर जाना है, तो यहाँ भी ब्लड ही है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ जो ब्लड है इसके अंदर कुछ ऐसे, जैसे मैं मतलब बना रहा हूँ आपको, ये ब्लू कलर का मान लीजिए, तो इसके अंदर क्या है, लार्ज साइज प्रोटीन है और कुछ एल्बुमिन वगैरह हैं, कुछ दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल हैं जो फिल्टर नहीं होंगे, इसके अलावा ब्लड सेल्स हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि अंदर एक कोलाइडी पार्ट इसका होता है, और कोलाइडी पार्ट जो होता है दे जनरेट देयर ओन ऑस्मोटिक प्रेशर। उनकी वजह से एक परासरण दाब बनता है, और ये परासरण दाब जो होता है ना, इसको क्या करते हैं कि ये पानी को, जो उसका एक्वस पार्ट है ब्लड का, उसको ये बाहर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि जिस सेल्स का भी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो पानी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर होता है कि कोलॉइड्स की वजह से, कोलॉइड की वजह से क्या होता है कि अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये फिल्ट्रेशन की गति को रोकता है।
दूसरा कि यहाँ पर जो ये जो देख रहे हो यहाँ से जो ये बोमेन कैप्सूल है, तो ये बोमेन कैप्सूल की जो संरचना है ऐसे, तो इसके अंदर भी तो कुछ पदार्थ है ना, तो इसका अपना प्रेशर होता है। तो 3 प्रकार के प्रेशर हैं देखिए। पहला क्या है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले तो ब्लड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। ये जो ब्लड के अंदर जो यहाँ जो ब्लड का जो अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो फिल्ट्रेशन करेगा यहाँ पर, इसकी वजह से जो दाब बनता है, यहाँ पर ये दाब बढ़ेगा तभी तो, जैसे कपड़ा है मान लीजिए, कपड़े को आप क्या करो कि कपड़े में पानी रख लो, मोटा सा कपड़ा ले लो, उसमें पानी रखो। या मान लीजिए कि जैसे सपोज करिए कि जलेबी बनाते हैं, तो जलेबी बनाते हैं तो क्या करता है हलवाई, उस कपड़े में क्या करता है, जलेबी का वो पेस्ट रख देता है, फिर उसको दबाता है, तब जा करके वो जलेबी जो है फिल्टर करके नीचे आती है ना। जलेबी बनाने के लिए जो उसका जो लड़ी बनती है वो प्रेशर बनाने से आती है। तो उसी प्रकार से जो अंदर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो है 55 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर, 55 mmHg। ये कांस्टेंट रहता है पूरी कैपिलरी में। और देखिए इफरेंट आर्ट्रियोल जो होता है, जैसे मैंने कहा ये डायमीटर इसका छोटा है और इधर डायमीटर बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि ये अंदर प्रेशर बनाने का काम करेगा। दूसरा जो है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमने बताया, ये है करीब करीब 30, ये 55 में से 30 का हो गया कम। फिर ये क्या करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को अपोज करता है, एज आई टोल्ड यू। उसके बाद क्या होता है कि ये क्यों होता है, ये बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन इन प्लाज्मा। लेकिन ये बोमेन कैप्सूल में जो है में पाए जाने वाले प्रोटीन की वजह से नहीं होता, ये जो ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन की वजह से होता है। और तीसरा होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस कैप्सूल का एक अपना जल स्थैतिकी दाब होता है, और जाहिर सी बात है अगर इधर दबाव ज्यादा है तो क्या करेगा, इधर से इधर सब्सटेंस को नहीं आने देगा, मतलब ये ग्लोमेरुलस से कैप्सूल में चीजों को नहीं आने देगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये भी एक रोकने का काम करता है। तो 55 में से 30 तो पहले माइनस हो गया, और 15 mmHg इसका प्रेशर होता है। तो 30 और 15 45, मतलब 55 में से अगर 45 घट गए तो नेट जो फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है दैट इज 10 mmHg। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हाउ द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज जनरेटेड in a single unit of nephron. The outward filtration pressure is 55 mmHg, because that is because of the hydrostatic pressure of blood. That is opposed by the colloid osmotic pressure, that is 30 mmHg, and capsular hydrostatic pressure, that is 15 mmHg. So the net filtration pressure is 10 mmHg. तो अब देखिए 10 mmHg का जो फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन चूंकि इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है इसलिए फिल्ट्रेशन की गति ठीक ठाक रहती है। और आप ये मान के चलिए कि हमारा जो हार्ट है करीब 5 लीटर ब्लड हर मिनट पंप करता है। हार्ट इज पंपिंग 5 लीटर ऑफ ब्लड एवरी मिनट, और उसमें से जो 20% ऑफ द ब्लड गोज टू द किडनी फॉर द पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन, वो उसमें से 20% मतलब 1 लीटर जो ब्लड है वो प्रति मिनट किडनी में जाता है, ठीक है। और वहां जाने के बाद जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो होता है 125 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में ये 125 ml जो ब्लड है वो फिल्टर होता है। और फाइनल जो वॉल्यूम आता है वो होता है 180 लीटर पर डे। मतलब अगर 1 मिनट 125 ml है तो उसको आप 60 मिनट से करेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। तो 125 इंटू 60 जितना भी आ जाए उसको अगर फिर आप 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल लीड टू द फिगर ऑफ 180 लीटर पर डे। मतलब ग्लोमेरुलर कैप्सूल में 180 लीटर फिल्ट्रेट रोज एंटर हो रहा है हर दिन, है ना। और प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है वो मतलब आप समझिए कि हमारा अब देखिए 180 लीटर रोज हो रहा है, और हमारा ब्लड कितना है, वो है अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर के आसपास। तो 5 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो प्लाज्मा वॉल्यूम कितना हो जाता है, 5 से 180 को डिवाइड करेंगे तो मतलब 30-35 बार तो पूरा ब्लड छन ही जाता है, नहीं। और
ये मतलब पूरा का पूरा प्लाज्मा वॉल्यूम जो फिल्टर हो जाता है 60 बार होता है प्लाज्मा, मतलब हर 1 घंटे में 2.5 बार जो है पूरा प्लाज्मा जो है फिल्टर हो जाता है। तो अब देखिए कि ये फिल्ट्रेट जो है फिर से रीअब्जॉर्ब होना चाहिए, नहीं तो कहानी ये होगी कि 24 मिनट में तो सारा प्लाज्मा ही खत्म हो जाएगा। 24 मिनट में सारा प्लाज्मा खत्म हो जाएगा, ब्लड में बचेगा क्या? उस कंडीशन में ब्लड जो है एक भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दूसरी बात की ब्लड प्रेशर की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि बॉडी कोलैप्स हो सकती है अगर सारा का सारा फिल्ट्रेट हो जाए। चाहे अब आदमी 180 लीटर पानी तो नहीं पी सकता ना पूरे दिन में उस ब्लड के वॉल्यूम को बनाने के लिए। तो ब्लड में जो पानी का वॉल्यूम है उसको मेंटेन करने के लिए भी इसका रीअब्जॉर्प्शन जरूरी है। तो जीएफआर जो है वो करीब करीब 180 लीटर पर डे के हिसाब से मेंटेन होता है। एंड देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट विच एक्चुअली रेगुलेट्स दैट रेट। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो उस रेट को रेगुलेट करते हैं। कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ब्लड प्रेशर किसी वजह से बढ़ गया तो फिल्ट्रेशन रेट तेज हो जाएगा, लेकिन वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए ये कहते हैं कि जिसका हाई ब्लड प्रेशर होता है उस आदमी के किडनी डिजीज होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि किडनी पर लगातार प्रेशर पड़ता है अगर हाई ब्लड प्रेशर हो तो ये जो रेगुलेशन होता है, तो देखिए जो मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होता है वो अगर मतलब जैसे ये बढ़ेगा तो 15 तो इसका मीन है, 55 था ना, 55, हाँ 55 इसका आर्टेरियल प्रेशर था। 55 से ये देखिए 55 के बाद यहाँ ये 80 के बाद क्या होता है कि ऑटो रेगुलेशन की वजह से इसका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ये मेंटेन रहता है। ये सारा ऑटो रेगुलेशन होता है। इसमें कैसे रेगुलेट होता है इसका जो फिल्ट्रेशन रेट है उसको हम आगे की कुछ स्लाइड्स में देखेंगे कि जो फिल्ट्रेशन का रेट है उसको रेगुलेट कैसे करते हैं, जो निस्पंदन की गति है वो कैसे उसका नियमन होता है। तो उसमें इफरेंट आर्ट्रियोल जो है उसमें कुछ चेंजेज होते रहते हैं, वो सिकुड़ता है, फैलता है। जब फैल जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर मान लीजिए कि फिल्ट्रेशन रेट तेज हो गया, उसको कम करना है, तो प्रेशर हमको कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा कि जो एफरेंट जो आर्ट्रियोल है वो सिकुड़ जाएगा और जो इफरेंट है वो फैल जाएगा। इसकी वजह से अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर अगर ब्लड का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा, 55 से नीचे चला जाएगा, तो वैसे ही वो जो जीएफआर कम हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हो। तो किस प्रकार से रेगुलेशन होता है? एक तो मायोजेनिक रेस्पॉन्स है। मायोजेनिक रेस्पॉन्स का मतलब कि यहाँ जो रक्त नलिकाएं हैं, रक्त केशिकाएं हैं, उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उनका रेस्पॉन्स होता है कि वो स्ट्रेच करके जो आर्टेरियोलर जो कैपिलरीज हैं उसका डायमीटर बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर का जो ल्यूमेन का जो स्पेस है उसको फैल करके बढ़ा सकते हैं या ल्यूमेन के स्पेस को कम कर सकते हैं। तो एक तो ये रेस्पॉन्स होता है। इंक्रीज स्ट्रेच रिजल्ट द स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज्ड आर्टेरियो। स्मूथ मसल जब अंदर का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आर्टेरियोल जो होता है, जो क्या कहते हैं, जो वो क्या आर्टरी को क्या कहते हैं, धमनी, जो धमनिकाएं थी, छोटी छोटी जो धमनियां थी, जो आपने एफरेंट और इफरेंट देखा, तो उसका डायमीटर बढ़ जाएगा। जब डायमीटर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? इट कॉजेज रिडक्शन इन जीएफआर। डायमीटर अगर बढ़ जाएगा और इफरेंट का अगर मान लीजिए बढ़ गया तो क्या होगा कि वो उससे जीएफआर कम हो जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड है वो कम हो जाएगा, है ना। arterial pressure decreases slightly, GFR only increases slightly as arteriole अगर डायलेट कर जाता है ना, तो क्यों डायमीटर कम हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। सॉरी, जीएफआर क्या काम, उल्टा बोल गया। जब डायमीटर इफरेंट आर्ट्रियोल का घट जाएगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ब्लड निकल जाएगा, तो वहां पर जो जीएफआर ब्लड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा। और आर्टेरियोल अगर डायलेट होते हैं तब थोड़ा सा क्या होता है कि मतलब अगर मान लीजिए एफरेंट वाला डायलेट हो गया तब क्या होगा? एफरेंट वाला डायलेट हो जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। इफरेंट वाला डायलेट हो जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा।
तो आर्टरियोल्स आर नॉर्मली क्लोज टू द मैक्सिमम, आर्टरियोल उस समय जो होता है मैक्सिमम डायलेशन पर ही होता है। तो बेसिकली एक तो चीज ये है कि जो बीपी है आदमी का वो 100 mmHg से नीचे चला गया तो जीएफआर कम हो जाएगा, अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगर इसका उल्टा हो गया कि जो नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 80 की बजाय, आप जानते हो कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज क्या होता है, वो जो सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। 80 वाला अगर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि जीएफआर बढ़ जाएगा। फिर वहां पर क्या होता है कि जो जस्ट्रा ग्लोमेरुलर जो एपरेटस है, जिसके बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो करता है कुछ हार्मोन्स होते हैं। तो देखिए हार्मोन कैसे करता है। देखिए एक जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है, और वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो डिस्टल ट्यूब्यूल है, डिस्टल जो नेफ्रॉन का डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल है, वो आकर के लगता है। और उस डिस्टल ट्यूब्यूल में जब होता क्या है कि मान लीजिए ब्लड फिल्टर हुआ, वो फिल्ट्रेट आगे मूव कर रहा है ट्यूब्यूल में। जब वो ट्यूब्यूल में मूव कर रहा है तो उसमें ये देखा जाता है कि उसमें सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है। सोडियम का कंसंट्रेशन कम है, मतलब कि ब्लड काफी तेजी से मूव कर रहा है, और ब्लड तेजी से मूव कर रहा है मतलब प्रेशर ज्यादा है। तो इसका मतलब जो नेट फिल्ट्रेशन रेट है उसको कम करने की आवश्यकता है। ये महसूस करता है जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड ट्यूबुलर सेल्स होते हैं जो मैकुला डेंसा कहलाते हैं, ये मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, तो वो इसको फील करते हैं कि अंदर जो प्रेशर है या सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है। और इसको हम देख ही लेते हैं। देखिए जैसे ये मान लीजिए ये एफरेंट आर्टरियोल है जिससे ब्लड जा रहा है, ठीक है। यहां पर ये जो कोशिकाएं आप देख रहे हो जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं, ये जो कोशिकाएं हैं ये हैं जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, ये जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। और अब जब देखेंगे, अभी डायग्राम आपने देखा था कि ये ट्यूब्यूल तो जो था ना, जो बोमेन कैप्सूल से ट्यूब्यूल गया था वो तो नीचे चला गया था। नीचे जाने के बाद फिर ये ऊपर जो आता है ना, ऊपर यहां आता है ये ट्यूब्यूल जो है, ये पहले तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, फिर ये ट्यूब्यूल जाकर के ना ये यहां पर जुड़ेगा। और ये ठीक देखिए कि जो इफरेंट और एफरेंट आर्टरियोल है इसके ठीक बीचों बीच में लोकेटेड है। अब होता क्या है कि यहां पर कुछ कोशिकाएं होती हैं, यहां पर जो कोशिकाएं हैं जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं मैकुला डेंसा सेल। तो होता क्या है कि अगर फिल्ट्रेशन की रेट तेज होगी तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें जो प्रवाह होगा, जो हाइड्रोस्टैटिक फ्लो होगा, जो फ्लो होगा फिल्ट्रेट का, वो काफी तेज होगा। और तेज होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर बीच वाले रास्ते में पोटेशियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा प्रभावित हो जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन पोटेशियम का प्रभावित होगा जाएगा तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा समझ में आएगी। तो अगर ज्यादा समझ में आती है इसका मतलब ब्लड तेजी से बह रहा है, फिर इसका मतलब पोटेशियम का फिर से प्रॉपरली रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो इसको ये सेंस करते हैं, जो पोटेशियम का कंसंट्रेशन है वो ये मैकुला डेंसा सेल सेंस करते हैं। और सेंस करने के बाद ये अपना, चूंकि इसके कांटेक्ट में ही है, तो ये जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल को मैसेज देते हैं कि भाई जीएफआर बढ़ाने की या घटाने की जरूरत है आवश्यकता अनुसार। फिर ये क्या होगा कि ये जो जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, ये इनके मायोजेनिक जो टिश्यू है इस कैपिलरी में, जो स्मूथ मसल्स हैं, उनको मैसेज देते हैं कि आप या तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाइए, सिकुड़ जाइए, या फिर फैल जाइए, ठीक है। और बीच में देखिए कि यहाँ पर एक दूसरे तरह की कोशिकाएं हैं जिनको हम कहते हैं मिसेंजियल सेल। ये देखिए ये मिसेंजियल सेल्स हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मिसेंजियल सेल्स भी हैं। तो ये इस तरीके से जो जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, जो मैकुला डेंसा है, ये पूरा का पूरा एपरेटस है, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट काम करता है। तो देखिए कैसे करता है। Cells of macula densa monitor NaCl concentration in the fluid moving into the distal convoluted tubule, मैंने आपको बताया अभी। फिर क्या होता है कि GFR इंक्रीजेज, अगर GFR बढ़ जाएगा, ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट जो नेट रेट बढ़ जाएगा, तो NaCl का मूवमेंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें फ्लूइड का मूवमेंट बढ़ जाएगा ट्यूब्यूल में। मैकुला डेंसा जो देखता है कि अगर उसमें सोडियम क्लोराइड का लेवल ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो उसी हिसाब से
जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को, चूंकि ये दोनों सेल्स आसपास में, और एक सेल अगर पड़ोस वाले सेल्स को कोई मैसेज करता है ना, तो उसको हम पारा क्राइन सिग्नलिंग या पारा क्राइन मैसेज कहते हैं। एक तो मैकुला डेंसा और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स है, जेजी सेल्स कहेंगे इसको आगे से। जेजी सेल्स और मैकुला डेंसा एक दूसरे के पास हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो मैसेज करते हैं, ठीक है। तो जो एफरेंट एट्रियोल को कॉन्ट्रैक्ट करने का आदेश देते हैं, जिसकी वजह से डीएफआर डिक्रीज हो जाता है ना। और अगर NaCl का मूवमेंट कम है, मतलब NaCl कम है, तो फिर क्या होगा, ये उल्टा मैसेज करेगा कि ये कहेगा इसको थोड़ा सा आप क्या कहते हैं, सिकुड़ने की बजाय थोड़ा सा स्ट्रेच कर जाइए, फैल जाइए। तो ये देखिए GFR बढ़ गया यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ से GFR बढ़ गया, तो GFR बढ़ने के बाद क्या होगा कि इसमें ट्यूब्यूल के अंदर से फ्लो, यहाँ से GFR अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा। तो ये जो फ्लो हो रहा है यहाँ पर, ये क्या होगा, तेज हो जाएगा। जब फ्लो तेज हो जाएगा, आप देखिए जो यहाँ पर ये तो प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल से PCT, ये डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल है DCT, और ये लूप ऑफ हेनले, ये हम बता चुके हैं आपको पहले। इन दोनों मतलब एफरेंट और इफरेंट के बीच में ही है, और यहाँ पर इन ये जो नलिकाएं हैं, इसके अंदर यहाँ पर इस नलिका में DCT में, डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स में क्या है, मैकुला डेंसा कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो मैकुला डेंसा कोशिकाएं जो NaCl के कंसंट्रेशन को फील करती हैं, और ये बिल्कुल कांटेक्ट में रहती हैं जो एफरेंट आर्ट्रियोल के, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं दूसरे कलर से दिखा दूं कि यहाँ पर कुछ कोशिकाएं हैं, इसमें यहाँ पर जो जेजी सेल्स हैं, तो क्या करता है, फ्लो थ्रू ट्यूब्यूल इंक्रीजेज, फ्लो पास्ट मैकुला डेंसा इंक्रीजेज, मैकुला डेंसा के आगे से भी गुजरने लगता है। फिर क्या होता है कि जो पाराक्राइन सिग्नल इसको जाता है कि भाई देखिए ये जो सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब या तो वो ज्यादा है या कम है। ज्यादा है इसका मतलब कि जो फिल्ट्रेशन रेट है वो स्लो है, कम है इसका मतलब फिल्ट्रेशन रेट तेज है। तो उसी के हिसाब से ये कहेगा एफरेंट आर्ट्रियोल पे कि या तो आप कंस्ट्रिक्ट कर जाइए या सिकुड़ जाइए, और उसका यहाँ पर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो चेंज हो जाएगा इसकी वजह से, इसके सिकुड़ने या फैलने की वजह से, दैट विल लीड टू द चेंज इन द नेट फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया सारा, GFR बढ़ता है, फ्लो थ्रू ट्यूब्यूल बढ़ता है, फ्लो थ्रू मैकुला डेंसा बढ़ता है, पाराक्राइन सिग्नल जाता है मैकुला डेंसा से ये एफरेंट आर्ट्रियोल को के जेजी कोशिकाओं को, फिर वो क्या कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि एफरेंट आर्ट्रियोल इंक्रीज कर जाता है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, और फिर GFR घट जाएगा। तो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इसमें कुछ हार्मोन्स और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भी योगदान रहता है। तो देखिए ऑटो रेगुलेशन जो है ये भी काफी अच्छा काम करता है, और यहाँ कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिसके बारे में मेरे ख्याल से आप शायद पहले भी पढ़ चुके हो कि एक्सट्रिंसिक कंट्रोल सिस्टम होता है और कैसे जो ऑटो रेगुलेशन को काम करता है। तो होता क्या है कि आर्टेरियोल का जो रेजिस्टेंस है, उसमें जो प्रेशर है वो चेंज होता है, तो क्या होता है कि उससे जो सिंपैथेटिक इनर्वेशन, एक्चुअली होता क्या है कि देखिए एफरेंट और इफरेंट दोनों जो आर्ट्रियोल था, मतलब एक आर्ट्रियोल जो ब्लड लेकर के ग्लोमेरुलस में एंटर हो रहा था और दूसरा जो उससे बाहर ले जा रहा था, इन दोनों में सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं, और ये उसके अंदर होने वाले प्रेशर चेंजेस को बिल्कुल जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको सेंस करता है। फिर वहां पर जो कुछ अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, मतलब वहां पर सब आर्टरीज को सिकुड़ने का काम करता है। और जब ये बीपी ड्रॉप होता है ड्रास्टिकली, तो क्या होता है, GFR घट जाता है। तो GFR घट जाता है तो वहां पर वॉल्यूम को बढ़ाने की जरूरत है। तो इसलिए क्या होगा कि GFR में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या होगा कि जो एफरेंट वाला तो बढ़ जाएगा, इफरेंट वाला सिकुड़ जाएगा। तो इस प्रकार की क्रिया होगी। फिर जो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट है इसकी वजह से चेंज हो जाता है। होता क्या है कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से एक और हार्मोन निकलता है, रेनिन। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हम जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ रहे थे उस समय बताया था, उसको मैं फिर रिपीट करने जा रहा हूं। तो ये जेजी सेल से एक रेनिन नाम का एक
हाँ, लोकल हार्मोन निकलेगा और ये एंजियोटेंसिन 2 बनाएगा। उसके अलावा कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन करके कुछ ऐसे लोकल क्या कहते हैं न्यूरल मेडिएटर्स होते हैं, मुझको जैसे रसायन होते हैं जो लोकल हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, है ना। तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, वो भी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, जो वैसोडाइलेटर होते हैं। बेसिकली दे डायलेट द ब्लड वेसल्स। तो ये जो है वो मेसेंजियल सेल्स या पोडोसाइट पर जो कॉन्फ़िगरेशन उसको चेंज कर सकते हैं और फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि ये मैं पहले शेयर कर चुका हूं जब मैं एड्रिनल पढ़ा रहा था, इस स्लाइड को मैं। तो लो रीनल फ्लो होगा, मतलब ब्लड वॉल्यूम कम होगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, ब्लड सोडियम कम हो जाएगा। ये तीनों कंडीशन जब होंगे तो रीनल का जो फ्लो है वो लो हो जाएगा। लो हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जीएफआर कम हो जाएगा। फिर ये किडनी का सेंस करता है, किडनी की वही जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स इसको सेंस करती, मैकुला डेंसा सेंस करती, फिर जेजी सेल सेंस करती है, और फिर वहां से रेनिन का सिक्रीशन होता है, रेनिन का स्राव होता है। एंजियोटेंसिनोजन नाम का एक सबस्ट्रेट है जो 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 प्रोड्यूस होता है कहां पर, वो प्रोड्यूस होता है लीवर में। रेनिन उसको एंजियोटेंसिन 1 में बदल देता है और उसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो एंजियोटेंसिन 2 में बदलती है। इससे क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, फिर ये एक निगेटिव फीडबैक देता है किडनी को। दूसरी बात क्या होती है कि जब हाई ब्लड, जब पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है और एंजियोटेंसिन 2 एक्टिव रहता है, तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पर को जाके एक्टिवेट करता है। किस चीज के लिए, एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन के लिए। एल्डोस्टेरॉन ये हार्मोन है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, हम पढ़ चुके हैं पहले। ये किडनी ट्यूब्यूल्स को मैसेज करता है ये हार्मोन, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है, पोटेशियम एक्सक्रीट होने लगता है। तो पानी और सोडियम तो रीअब्जॉर्ब होगा, वो पुनर्अवशोषित होगा, और पोटेशियम को एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, जो एक्सक्रीशन की क्रिया हमने देखी थी यूरिन फॉर्मेशन में होती है। इससे क्या होगा कि सोडियम लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम भी रेस्टोर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी रेस्टोर हो जाएगा। ये सारे के सारे रेस्टोर होने के बाद सारे सिस्टम को निगेटिव फीडबैक देते हैं कि भाई अब रेनिन का स्राव बंद कर दो, या अब एल्डोस्टेरॉन का स्राव बंद कर दो। तो जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन था या रेनिन था, इसने क्या किया, इस ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम को और अल्टीमेटली जो फिल्ट्रेशन रेट है उसको रेगुलेट करने में मदद दिया। देखिए ये वही डायग्राम है कि लीवर से एंजियोटेंसिन 2 आया, यहाँ जो रीनल जक्स्ट्राग्लैंडुलर एपरेटस ने जब ये देखा कि जो फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है तो रेनिन सिक्रीट किया। रेनिन की वजह से क्या होगा कि एंजियोटेंसिन 1 बना, एंजियोटेंसिन 1 को एक दूसरा जो एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसने एंजियोटेंसिन 2 बना। अब ये कहाँ कहाँ कर रहा है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी, मतलब दे एक्चुअली कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स। दूसरा बात कि सोडियम और क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करता है पानी के साथ, पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है, पानी को रिटेन करता है। ये सारी की सारी चीजें किडनी के ट्यूब्यूल्स में होती हैं। और ये होता है कि दूसरा कि ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एल्डोस्टेरॉन को भी एक्टिवेट करता है, भी हमने देखा। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 जो काम कर रहा था वो थोड़ा सा वही क्रिया जो है ज्यादा ऑगमेंट हो जाती है एल्डोस्टेरॉन की वजह से। फिर वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पोस्टीरियर लोब से आपने देखा था कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का स्राव होता था। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा कि ये डायूरेसिस मतलब पानी के निकलने की क्रिया को रोकता है। मतलब ये क्या करेगा कि किडनी को के जो ट्यूब्यूल्स हैं, जो जो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स हैं जहां पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, उसको एक्टिवेट करेंगे कि आप ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करो, क्योंकि पानी कम हो गया है शरीर में। पानी कम होने की वजह से ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो पानी जब तक बढ़ाएंगे नहीं तो इसी वजह से क्या होता है कि पानी का एब्जॉर्प्शन तेज हो जाता है। सो सारी क्रियाएं मिलकर के क्या करती है कि वाटर एंड सोडियम एंड क्लोराइड आर रिटेन। उसके बाद वॉल्यूम बढ़ जाता है, परफ्यूजन, फिर क्या होता है कि ये
जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है वहाँ पर परफ्यूजन जो होता है रेट वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा आज फिल्ट्रेशन के बारे में, कल रीएब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।